नेक्स्ट देखिए, मान लो यहाँ पे हमें क्वेश्चन, चूंकि कूलम्ब्स लॉ चल रहा है, उसमें बैलेंस वाला कंडीशन बताए थे, लेकिन उसमें आप देखे थे कि अगर दो समान आवेश है, यानी समान प्रकृति के आवेश है, तो जो संतुलन की स्थिति थी अब बीच में कहीं आ रहा था। लेकिन अगर दोनों विपरीत आवेश हो तो उसके लिए कंडीशन एक देख लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम कहते हैं कि 9Q चार्ज है, क्या है 9Q, ठीक है। रुको थोड़ा सा कलर चार्ट भी लेना है, तो कलर चार्ट बड़ा हुआ है तो ऐसे, और एक आपका क्या है प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, और इनके बीच का डिस्टेंस आप यल ले लो, क्या ले लो यल। ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हुए कि नहीं। इसमें बताओ कौन सा चार्ज अधिक है, 9Q अधिक है और प्लस Q कम है। अब कह रहा है कि एक तीसरे चार्ज को, एक तीसरे आवेश को हम कहां पे रखें ताकि वह संतुलित हो जाए। देखो तीसरे चार्ज, तीसरे आवेश, आवेश Q को कहां रखा जाए, कहां रखा जाए ताकि निकाय, निकाय मतलब जो सिस्टम बनेगा, निकाय क्या हो जाए संतुलन में रहे, संतुलन में आ जाए, ठीक है। आवेश का मान वो प्रकृति भी बताएं, आवेश का मान वह प्रकृति भी बताना है आपकी। प्रकृति मतलब धन होगा या ऋण होगा, प्रकृति भी ज्ञात कीजिए, भी ज्ञात कीजिए। समझ पाए क्वेश्चन। आवेश का मान व प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। एक ही साइकिल पे, ठीक है ठीक है कोई बात नहीं। देखो ये हो गया -9Q और ये +Q, दो आवेश हो गए। कह रहा है कि तीसरे चार्ज, तीसरा आवेश Q को कहां रखें ताकि वो क्या हो जाए संतुलन हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इसके पहले आप देखे थे कि अगर दोनों समान आवेश है, धन धन या ऋण ऋण, तो बीच में कहीं रखते थे आप, लेकिन इसमें अगर बीच में आप रख के देखो तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा देख के देखो, आप खुद आप सोचिए कि ये 9Q है और ये आपका +Q है। अगर बीच में आप कहीं पे रख दो, कहीं पे भी मान लो, ये पूरा डिस्टेंस कितना है L, ये डिस्टेंस पूरा L, बीच में कहीं पे भी, कहीं भी रखो। मान लो यहां से हमने X डिस्टेंस पे Q को रख दिया। अगर इसको प्लस आवेश मानते हो, क्या मानते हो, मान लो प्लस मानोगे, तो इस पर, इसके वजह से जब इस पे बल लगेगा तो ये अट्रैक्ट होगा, क्या होगा अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा ना। या फिर ये कहो कि इसके वजह से जब इस पे बल लगेगा तो ये अट्रैक्ट होगा, होगा ना। इसके वजह से क्या लगेगा रिपल्सन, तो रिपल्सन होगा तो ये इधर ही होगा। अरे भाई प्रतिकर्षित भी होगा तो इधर ही आएगा, दोनों का डायरेक्शन एक में हो गया, कभी संतुलित होगा, वो तो सब एक डायरेक्शन में लगेगा चलने, यानी वो क्या होगा स्टेबल नहीं होगा, अस्थायित्व तो नहीं होगी उसमें, वो गतिशील होगा, समझ रहे हो ना, अनस्टेबल होगा। अगर माइनस लेते हो तो भी आप देख लो, माइनस रखोगे तो इसके वजह से रिपल्सन होगा, इसके वजह से आकर्षण होगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, बहुत आसान है, देखो रटना नहीं है, थोड़ा सा अगर आंख कान नाक के सुराख खोल के बैठे और थोड़ा सा सोचने की क्षमता अगर बढ़ा दिए तो हमें नहीं लगता है कि ये इसमें बहुत ज्यादा कुछ रटना है। ये सब दैनिक जीवन से रिलेटेड घटना है, देखो है कि नहीं है। अगर माइनस ले रहे हो तो प्रतिकर्षित करेगा, इधर जाएगा, प्लस रखोगे तो भी, यानी कभी यह संतुलन में होगा ही नहीं, बैलेंस में होगा ही नहीं। तो बैलेंस में रखने के लिए क्या करेंगे, यही चीज हमको देखना है, क्योंकि जब दोनों समान आवेश होंगे, समान प्रकृति के, तो बीच में कहीं हो जाएगा प्लस और माइनस चार्ज करके। लेकिन अगर दोनों अपोजिट प्रकृति के आवेश होंगे, विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, तो बीच में कभी संतुलित नहीं होगा। यही पॉइंट आपको याद
रखना है और इसी को सॉल्व करना है। कैसे, अब देखो। अच्छा, जब ये बीच में नहीं होगा तब फिर कहां रखा जाए? कहीं बाहर रखा जाए। तो भाई इसके बाहर रखोगे कि इसके बाहर रखोगे? तो एक कैसे डिसाइड करोगे? हम कहते नहीं, कम वाले किधर रखोगे, फिर क्या नहीं अधिक वाले की रखोगे, तो कंफ्यूजन है ना। तो इसको क्लियर कैसे करोगे? कोई चीज होता है तो क्यों होता है वो जान जाओ। अगर मान लो हम इसके इधर रखते हैं, मान लो सपोज दैट कि ये बड़े वाले आवेश से, बड़ा आवेश है ना, x डिस्टेंस पर एक वहां पर हमने q को रख दिया, q को रख दिया, प्लस आवेश को रख दिया। तो अब एक चीज बताओ, इस पे इसके वजह जब बल लगेगी तो पथकर्षित आकर्षित होगा। अच्छा, इसके वजह से जब बल लगेगा तो ये प्रतिकर्षित होगा। यहां तो दोनों विपरीत हो गए ना, इसका मतलब यहां संतुलित हो सकता है। लेकिन अब यहां देखने वाली चीज है, इसके वजह से इस पे लग रहा है क्या, प्रतिकर्षण बल। तो क्या लिखोगे? के क्यू क्यू अपान यह डिस्टेंस यल है, तो यहां से यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यल प्लस एक्स। कोई डाउट किसी को? ठीक है, क्लियर है सबको ना? तो एक क्या लिखोगे? यल प्लस एक्स का होल स्क्वायर इजकल टू बराबर होना चाहिए किसके किसके? इसके और इसके बीच लगने वाले बल के। तो इसको जब लिखोगे 9 क्यू क्यू अपान एक्स स्क्वायर। अब यहां पे एक चीज देखो, ऊपर आवेश का मान कम है, ऊपर आवेश का मान देखो क्योंकि Q और Q कम है, और नीचे देखो जो हर है वह ज्यादा है। अच्छा, यहां देखो, यहां ऊपर अधिक है और नीचे उल्टा हो जा रहा है कि नहीं? होना क्या चाहिए था, इसकी वैल्यू आपकी ज्यादा होता, इसकी वैल्यू कम होती, हर वाला मान कम होता और ये वाला नीचे वाला मान अधिक होता, तो लगभग बराबर आ जाता। लेकिन है क्या, देखो एक तो ये भी कम है और दूसरा नीचे अधिक भी है, तो डिवाइड करोगे तो हमेशा कम आएगा। और यहाँ पे देखो यह आपका अधिक है, इसकी तुलना में यह अधिक है और नीचे का मान भी कम है, तो भाग करने पर हमेशा अधिक आएगा। तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं होगा। तब हम क्या करें, कम वाले के इधर रखते हैं, कम वाले के इधर रखते हैं। तो मान लो कि कम आवेश से x दूरी पर हमने कैपिटल Q को रख दिया, तो ये प्लस की वजह से जब इस पे फोर्स लगेगा तो इसकी डायरेक्शन इधर, माइनस की वजह से इधर इस पे लगेगा तो बोलो, कोई डाउट? अच्छा, यह डिस्टेंस जब x है तो अब यह डिस्टेंस बताओ, यहां से चूंकि इसके बीच का बल निकालना पड़ेगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगी? ये कितना होगा? यल प्लस एक्स। ठीक है, अब आप देखो इसके और इसके बीच बल लिखो, क्या लिखोगे? के 9 क्यू क्यू अपान यल प्लस एक्स का होल स्क्वायर इजकल टू। अब इसके और इसके बीच का फोर्स लिखोगे, क्या लिखोगे? के क्यू क्यू अपान एक्स स्क्वायर। ये हो गया, हो गया कि नहीं? अब देखो यहाँ पे यह वैल्यू अधिक है तो ये भी अधिक है, और यह कम है तो अब बराबर होने की संभावनाएं बढ़ गई। समझ में आया? तो इसका मतलब कि जहां पे अपोजिट आवेश होंगे, यानी विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, माइनस और प्लस हैं, माइनस और प्लस हैं, तो आवेश हमेशा कहां रखोगे? बाहर। और किधर रखेंगे? जिधर आवेश का मान कम होगा, जिधर आवेश का मान कम होगा उधर रखेंगे। ठीक है, और अगर दोनों समान आवेश होता, यानी दोनों की प्रकृति समान होती, तब इसके बीच में कहीं पे भी एक्स वगैरह पे कहीं रख लेते आप। समझ पाए ना? तो ये चीजें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जब भी प्रकृति आवेश होगी, प्रकृति विपरीत होगी, तो आवेश हमेशा बाहर रखेंगे। और किसके बाहर? ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो। देखो ये क्या हो गया, के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, एस से इससे कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया बताओ? 3 अपान यल प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे। बोलो, ये 9 का 3 करोगे तो 3 स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर। यह हो गया
तो बचा क्या? हाँ 3x इक्वल टू एल प्लस एक्स, इसको इधर लाओगे तो क्या बच गया? 2x इक्वल टू एल, या x इक्वल टू एल बाई 2। यानी यह जो है मतलब ये हो गया कि एल बाई 2 का मतलब बीच में नहीं रखोगे, x का मान बाहर एल बाई 2 दूरी पर रखोगे, बाहर एल बाई 2 दूरी पे रखोगे। यानी यहाँ यह जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? एल बाई 2 दूरी होगी, बाहर की तरफ रखेंगे ना कि अंदर की तरफ, क्योंकि दूरी आप बाहर की तरफ लिए हो ना, बाहर लिए हो तो x की वैल्यू एल बाई 2 आया है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बीच में है। ठीक है, यानी इसके आधा, यानी अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी बताओ? एल प्लस एल बाई 2 करोगे ना तो कितना हो जाएगा? हाँ, तो ए आपकी वैल्यू हो गई। ठीक है, ए निकाल लोगे कहीं पे भी अगर इस तरह का आएगा ना, तो कहाँ रखा हुआ है आवेश से वैल्यू निकल गई। अब हमको निकालना है कि इस आवेश का मान क्या होगी और प्रतिफल होगा। चलो हम यहाँ पे ले लिए प्लस 4e, क्या ले लिए? प्लस 4e, और यहाँ पे ले लिए हम माइनस क्यू। जब 4q ले लो सबसे बेहतर होगा, 4q और माइनस क्यू। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस मान लो कितना हो गया? x, चाहे r ले लो, डिस्टेंस कितना हो गया? r। अब हम कह रहे हैं कि ये q चार्ज को कहाँ रखें ताकि क्या हो जाए? वो संतुलन में हो जाए। यानी q का मान स्थिति मतलब कहाँ पे होगा, और प्रकृति बताइए, तीनों आ गया उसमें, प्रकृति बताइए, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बताओ? जो सबसे कम आवेश है उसके बाहर रखोगे, तो इससे आप ले लो कितना? x डिस्टेंस पर एक, यहाँ पर हमने q को रख दिया। अच्छा, प्लस की वजह से अगर वो प्लस चार्ज लेते हो तो प्लस की वजह से ये प्लस चार्ज है तो रिपल्सन होगा इधर, और ये माइनस है तो अपनी तरफ, इसका मतलब ये प्लस चार्ज ही होगा, इसका मतलब ये प्लस चार्ज ही होगा। तो जब प्लस चार्ज होगा तो सबसे पहले क्या लिखोगे? इसके बीच का परिकर्षण बल क्या होगा? K4Q अपान, यानी ये डिस्टेंस पूरा कितना हो जाएगा? R प्लस एक्स। तो क्या लिखोगे? R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए? इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स, तो क्या लिखोगे? Q अपान एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया बताओ? KQ से KQ ये सब कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2 अपान, सीधे लिख दें 2 अपान R प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर। यह हो गया कैंसिल, तो बचा क्या? चलो 2x इक्वल टू R प्लस एक्स, ठीक, या R इक्वल टू एक्स। यानी इसका मतलब है कि जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे ये भी रखा जाना चाहिए, x इक्वल टू R। समझ पाए? तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद कह रहा है कि Q का मान ज्ञात कीजिए। Q का, तो अच्छा ही बताओ, यह इस पे क्या लगाएगा? ये आकर्षण लगेगा, ठीक, और इसको माने यह अपनी तरफ खींचेगा। अरे इन दोनों के बीच का आकर्षण बल और इन दोनों के बीच का आकर्षण बल के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि बैलेंस में है तो क्या लिखोगे? K4Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर इक्वल टू, वो भी कितना हो जाएगा? KQ अपान R स्क्वायर। ये भी हो गया, ये हो गया कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या? 4Q इक्वल टू Q। तभी तो हो रहा है, देखो 4Q सेम डिस्टेंस फोर्स तभी लगेगा जब Q है, तो क्या हो गया? Q इक्वल टू 4Q आंसर। हमको लग रहा है कि कोई अब नहीं डाउट होगी, समझ गया ना? लाइट शाइनिंग हो रहा है क्या? टेस्ट में नहीं आओगे? अरे
ये कूलाम्स लॉ कंप्लीट हो जाए, केवल कूलाम्स लॉ कंप्लीट होगा तब। ठीक है, अब देखिए कूलाम का सदिश निरूपण या सदिश रूप। कूलाम का, अब देखो हम कहां पढ़ते हैं इसको, पहले ये समझो कि इसको कहां पढ़े और अब तक कहां पढ़ रहे थे, अब ये समझना जरूरी है। कूलाम का सदिश निरूपण लिखो चाहे रूप लिखो, निरूपण यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। एग्जाम्पल पहले देख लूं कि हम क्यों कूलाम का सदिश नियम पढ़ेंगे। जैसे मान लो अगर हम ये कहें कि यहाँ पे 5 कूलाम का आवेश है, क्या है, ठीक है, और यहाँ पे 2 कूलाम का आवेश है। इसका कोऑर्डिनेट जो दिया है वो दिया है 1, 5, 2, 6, 7 और इसका दिया है 1, 2 और 3। इसको 5 ले लो, एक डायरेक्शन बना 5, 6, 7, 1, 2, 3। तो इस आवेश की वजह से 2 कूलाम पर लगने वाले एफ नेट की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालोगे बताओ? इसका मतलब यह है कि ये जो आवेश है इसका निर्देशांक दिया 5, 6, 7, यानी वो 3D में है। ये भी कहां रखा हुआ है? 3D में। बीच का डिस्टेंस तो दिया नहीं है। तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बिना सदिश पढ़े लगा नहीं सकते। समझ में आया क्यों सदिश पढ़ना है? जब भी 3D में पढ़ोगे वहां पे आपको सदिश जानना जरूरी है। इस पे क्वेश्चन अभी लगवाएंगे, देखना। ये तो मैं एग्जांपल बताया हूं कि देखो कैसे होगा। तो पहले इसको आप जान लो, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। पहले हम वेक्टर नियम को जान लें। देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि हमने एक कोऑर्डिनेट ले लिया, यह है एक्स एच, क्या है एक्स एच, और ये क्या है वाई एच, ठीक है। ये उसका मूल बिंदु हो गया 0 और 0। यहां से मान लो यहां पे एक चार्ज है Q1, क्या है Q1, ठीक है। इस Q1 का पोजीशन मुझे नहीं पता, मान लेते हैं कि इसकी ओरिजिन से इसकी पोजीशन क्या है R1, क्या ले लो R1 वेक्टर, ठीक है। और दूसरा चार्ज हमने ले लिया क्या Q2 और इसकी पोजीशन वेक्टर ले लिए R2। तो Q1 की वजह से Q2 पर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू पूछ रहा है। Q1 की वजह से Q2, यानी इसको हम लिखेंगे फोर्स एक्ट 2, यानी 2 पर बॉल लग रहा है किसकी वजह से। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि देखो हेड हमेशा हम वहां लगाएंगे जिसपे बॉल निकालना होगा। जैसे मान लो 2 की वजह से अगर 1 पर लगेगा तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे F1, 2। समझ पाए ना? ठीक है, तो हमेशा जिस पे बल लगेगा उसी पर हम हेड, ये हेड इसको क्या कहते हैं हेड, शीर्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं टेल, पूंछ, पढ़े हो आप वेक्टर क्लास 11 में, ठीक है। तो अब यहाँ पे F21 या F12 की वैल्यू निकालनी है। अगर मान लो कि Q1 की वजह से Q2 पर जो बल लगेगा वही इस पे भी लगेगा, वो बात। अब हम मान लेते हैं कि इनके बीच का जो वेक्टर है क्या है, वेक्टर है R, मान लिए, क्या मान लिए R। इस R की वैल्यू जानते हो क्या होता है? इस R की देखो ये पोजीशन R1 है, ये किस पे निकाल रहे हो, तो अब जिस पे आप निकालोगे उसके लिए वेक्टर की वैल्यू निकालोगे क्या R2 माइनस R1। ये बोलो समझ में आ रहा है? जिस पे आप बल निकालोगे उसमें से जिसकी वजह से लग रहा है उसके पोजीशन को हम माइनस, यानी जो वेक्टर R है इसकी वैल्यू क्या है R2 माइनस R1। ये समझ पा रहे हो? दूसरी चीज ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, पहले इसकी वैल्यू अगर हम लिखते हैं F21 इक्वल टू अगर लिखे तो क्या लिखोगे बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। किसका R स्क्वायर? वेक्टर का, वेक्टर का R स्क्वायर करोगे, क्या करोगे माड का R स्क्वायर करोगे, यही करोगे ना, वेक्टर का R स्क्वायर। लेकिन ये डायरेक्शन नहीं बता रहा है,
देखो यूनिट वेक्टर क्यों पढ़ते हैं हम, सदिश क्यों पढ़ते हैं, एकांक सदिश क्यों पढ़ते हैं, किसी चीज की दिशा को दर्शाने के लिए। तो ये आर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन किधर है, देखो इसको मिलाने वाली लाइन के 1 से 2 की तरफ जा रही है, बल्कि दिशा किधर है, देखो Q2 से बाहर की तरफ, ये ऐसे डायरेक्शन है। इसका मतलब इसका डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए हमको क्या लिखना चाहिए, आर यूनिट वेक्टर। वेक्टर अगर ए है और इस पे कैप लगा दिए तो इसको हम क्या कहते हैं, एकांक सदिश। क्या कहते हैं, एकांक सदिश। मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स एच, वाई एच, जेड एच। कहाँ छटक रहे हो जी बालक, एक्स एच, वाई एच और जेड एच को हम आई कैप, जे कैप और के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो कोई दिक्कत। तो अगर यहाँ ए कैप दे दिया है यानी यूनिट वेक्टर अगर ए का निकालना हो तो क्या लिखते हैं मालूम है, वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए। याद है कुछ नहीं याद है, याद है 11th में पढ़े होंगे, इसीलिए मैं बोला था कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यफ इसीलिए अपने अनुजों को, अपने भाइयों और बहनों को ये सजेस्ट करना है, फर्स्ट ईयर मन से पढ़ लिए तो सेकेंड ईयर आधा खत्म, और दोनों तैयार कर लिए तो उसी साल आईआईटी और नीट दोनों निकालोगे, जो भी अपना टारगेट होगी। ठीक है, इसलिए उनको मोटिवेट करते रहो कि फर्स्ट ईयर आपके लिए सेकेंड ईयर से ज्यादा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे एफ इसको लिखोगे क्या लिखोगे बताओ, 1/4 पाई एफ साइलन नॉट Q1 Q2 अपान आर वेक्टर का मॉड ऑफ का स्क्वायर होगा ना। लेकिन आर कैप को क्या लिखोगे, वेक्टर आर अपान मॉड ऑफ वेक्टर, लिखोगे कि नहीं। इस वेक्टर की वजह से जैसे लिखो वैसे आर यूनिट वेक्टर की इसको यहां लिखोगे कि नहीं, लिखोगे ना। तो अब ये वैल्यू क्या हो गई, F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर वेक्टर पे Q। देखो एक मल्टीप्लाई कर दोगे ना, स्क्वायर है पावर 1 Q हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया, आर वेक्टर। क्या हो गया, अब बताओ आर वेक्टर। ये तो यही मेन चीज आपको यही याद रखना है, क्या रखना है, फार्मूला आपको यही याद रखना है। लेकिन अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्या F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1 का होल क्यू इंटू R2 माइनस R1। बोलो मेन तो आपको याद यही रखना है, लेकिन आर की जगह लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि पहले बता दिया हूं। अच्छा एक चीज बताओ, यह डायरेक्शन इसका किधर है, 2 से इधर है ना बाहर की तरफ, देखो 1 से 2 की तरफ फोर्स लग रहा है, 1 से 2 की तरफ। तो अगर इसका डायरेक्शन लिखना हो यहाँ पे क्या लिखोगे, R12। अच्छा इसके वजह से बल लगता तो R21, R2 मान तो दोनों के बराबर है, लेकिन दिशा क्या हो रहा है, एक 1 से 2 की तरफ है तो एक 2 से, तो मान दोनों का आपस में बराबर है लेकिन दिशा, इसलिए यह तृतीय नियम को, किसके तृतीय नियम का, न्यूटन का, न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। मतलब F12 इक्वल टू माइनस F21 होगा ना, क्योंकि ये लिखने की जरूरत है ना, ये सब समझ जाइए। ठीक है, तो यही वेक्टर का कूलाम का सदिश निरूपण है, समझ पाए। एक बार लिख लो, फिर क्वेश्चन अभी कराएंगे तो समझ में आएगा। ये तो केवल जानना है, लेकिन मेन फोकस हमको न्यूमेरिकल पे करना है। ये समझ पाए क्यों पढ़ रहा है, इसको इरेज कर देना एक ही पॉइंट में। जब भी कहीं 3D मिलेगा जहां पे कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, वहां पर बिना हम वेक्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाएंगे। बता दे, जैसे इधर के बच्चे थोड़ा सा शर्मीले टाइप उनसे कुछ ज्यादा पूछ दो ना भी हंसाना ही बंद कर देते हैं। मतलब कुछ पूछ दो और कुछ कहो तो भी हंसाना ही बंद कर देते हैं, मतलब पढ़ने ही आना बंद कर देते हैं। धीरज करता जी, समझ गए तुम लोग। वो तो टेस्ट जब लेंगे तब ना पता चलेगा।
देखिए अब क्वेश्चन देखो, इस पे अभी बताया हूं कि अगर ये -5 कूलाम है और यहाँ पे क्या था 2 कूलाम था, इसका हम क्या बताए थे 2 5 5 6 7 1 2 3, यह इसका निर्देशांक हो गया। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इसके वजह से इस पे लगने वाला बल क्या होगा, यानी 5 कूलाम के द्वारा 2 कूलाम पर कितना बल लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले फार्मूला लिखो, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी के भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, के शॉर्टकट में हम के लिखेंगे तो आप यही समझोगे, Q1 Q2 अपान आर वेक्टर का Q और R वेक्टर, जहां R वेक्टर क्या पढ़े हो बताओ, R2 माइनस R1। तो R2 किसका पोजीशन है जिस पे बल निकाला जाता है, तो बल किस पे निकालना है, 2 पे, किस पे निकालना है, और R1 किसका है, जिसे, तो ये वेक्टर है, तो इसको अब लिखो, देखो आप अब पढ़े होंगे उसमें, किसमें, वेक्टर में x है, y है और z है। तो एक कोऑर्डिनेट अगर लिखते हो तो उसका रिजल्टेंट क्या लिखते हो, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z, याद है, तो ये 1 2 3 है, तो इसका R1 इक्वल टू क्या होगा बताओ, i कैप 1 i कैप, अरे 1 का मतलब 1 प्लस 2 j कैप प्लस, किसको नहीं समझ में आया ये मतलब हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। तो x को हम लिखते हैं i कैप, y को लिखते हैं j कैप, z को लिखते हैं z कैप। तो x की जगह 1, y की जगह 2, z की जगह 3, वही तो मैं लिखा हूं। अगर माइनस होता तो उसके साथ माइनस लिख देते, प्लस है, सब प्लस है तो प्लस के साथ लिख दिए। ठीक है, ऐसे अगर समझ गए तो R2 को बताओ क्या होगा, 5 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 7 k कैप, समझ में आ गया। अब बताओ, अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या लिखोगे, R2 माइनस R1, ये लिखोगे ना, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, वेक्टर R इक्वल टू R2 माइनस 5 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 7 k कैप, माइनस लिख देता हूं सीधे, मल्टीप्लाई कर दे, i कैप प्लस यानी माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो बताओ 5 i में से 1 आई जाएगा तो 4i कैप, 6j में से 2j जाएगा तो प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। बोलो ये r की वैल्यू निकला, किसी को कोई डाउट इसमें, निकाल लोगे, इस तरह का 2 पॉइंट दिया रहेगा तो प्रैक्टिस मस्ट है बाबू। अब यह वैल्यू आप इसी में पुट कर दीजिए, तो रखो k इक्वल टू क्या होगा बताओ, इसकी वैल्यू रखो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, कुछ ठंडा भी लग रहा है, 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू चलो 5, Q2 की वैल्यू 2, और वेक्टर R की वैल्यू क्या निकला है, 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप अपान मॉड ऑफ R। मॉड ऑफ R कैसे निकलता है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, यह किसकी वैल्यू निकली है, R की, वेक्टर R1 की है ना, ये R2 माइनस R1 यानी R क्या निकला है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, अगर वेक्टर A इक्वल टू दिया है क्या, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, देखो फर्स्ट ईयर नहीं पढ़े हो ना, इसलिए झेलना हमको पड़ रहा है, हम चाहते तो इसे भी नहीं बताते, सीधे किताब की लाइन जो है बता के खत्म कर देते जो सब जगह होता है, लेकिन हमें ये चीज नहीं करना है। अब इसका जब मॉड निकालना है, क्या निकालना है, मॉड, तो क्या पढ़े हो, अंडर रूट आई के साथ का जो दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर दोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, बोलो ठीक है, ये परिमाण निकला, क्या निकला, और ये लाइन के बीच क्या करते हैं, मॉड, समझ आ गया। चलो तो इसको इरेज कर देना,
चलो ठीक है, गुड। तो इसका जब माड निकालोगे किसका, 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, तो क्या लिखोगे बताओ, अंडर रूट माड क्यू है, क्या है माड क्यू, क्या लिखोगे 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 16 16 दूनी 32 3 48, यानी एफ इक्वल टू क्या आ गया 9 5 45 दूनी 90, 90 इंटू 10⁻9 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप अपान अंडर रूट 48 के माड क्यू। यही हो गया आपका आंसर। ठीक, लिखो पहले एक बार एग्जाम्पल, उदाहरण। ऐसा करो, बेसिक चीज हम यहाँ लिख देता हूं, उसको नोट कर लो, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो पहली बात, ए साइड में लिख लेना है, ए किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वेक्टर ए अपान माड ऑफ वेक्टर ए। ठीक, और अगर ए इक्वल टू दिया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो इसका माड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। दोनों फार्मूला ये लिख लेना है आप। इसके बाद भी नो समझ में आए तो भाई पूछना तुम्हारा काम है और बताना मेरा काम है। जहां पे कोऑर्डिनेट निकालना होगा, नहीं 3D जहां होगा वहां पे इसके भी, हाँ बताओ कहां से, ये फार्मूला तुमको समझ में आया है, थोड़ा खोलना ही पड़ेगा। ये फार्मूला कहाँ फार्मूला है, ए फार्मूला इरेज कर दिया हूं क्या, कोई ना, चलो ये फार्मूला तुमको पता है क्या है, ये आर वेक्टर, वेक्टर मतलब इनके बीच की दूरी, और ये भी इनके बीच की दूरी है, तो दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालने के लिए हम वेक्टर का यूज करते हैं, किसका, वेक्टर का। वेक्टर का मतलब 1 है तो ए एक्स एक्सिस है, पहला क्या होता है एक्स एक्सिस, तो इसको कहेंगे आई कैप, ये 2 है तो 2j, 3 है तो 3k, इन तीनों का चूंकि प्लस साइन है तो तीनों आपस में ऐड हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप हो गया ना। अब इनके बीच का चूंकि इस पे फोर्स निकालनी है तो इसमें से इसको माइनस करोगे, अगर इस पे निकालना होता तो इसमें से इसको, ये समझ पा रहे हो ना। तो ए आर की वैल्यू जब निकालोगे, यहाँ पे वही मैं लिख दिया R1 R2, और आर की वैल्यू माइनस करोगे तो ये निकल गया। अब यही आर की वैल्यू यहाँ पे रखना है और यहाँ माड निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो Q1 की वैल्यू कितनी है 5, Q1 की वैल्यू 5, Q2 की वैल्यू 2, A1/4πε0 की वैल्यू होगी इनटू आर वेक्टर, ये क्या है आर वेक्टर की वैल्यू क्या निकला है 4i कैप प्लस 4j इनटू है यहीं पे, तो वहीं पे हम लिख देंगे 4i कैप प्लस 4j प्लस 4k, ठीक, अपान इसका माड, माड मतलब इसके आई के साथ जो अंक होगा उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो अंक होगा वही स्क्वायर प्लस के साथ जो अंक होगा उसका एक बार, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, सुरतियां 48, अंडर रूट 48 माड ऑफ क्यू, ठीक है, यही आपका, ठीक। अच्छा चलो एक वर्क देते हैं, आप लोग सर्च करके लाइएगा, मैथ वाले स्पेशल किताब लग गया है स्कूल में। देखिए ये मान लो एक क्या है, क्यूब है, घन, क्या है घन, घन कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, देखो ऐसे, इसलिए बना रहा हूं ताकि साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। ये हो गया, सबका साइड कितना है 1 मीटर, कितना है 1 मीटर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सभी कार्नर पर प्लस क्यू, कितने कार्नर होंगे इसमें बोलो 8, बहुत पिटाओगे, घन में कितना कोण होता है 8, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने साइड, कार्नर कितने, कार्नर कितने, एक कितने
12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मान लो है 12। ठीक है चलो, कितना भी मान लो, मैंने 8 कार्नर है, ये समझ में आ रहा है ना। देखो सभी कार्नर पे क्या रख दिए, क्यू 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 क्यू, हो तो गया सब पे, और कोई छूटा है नहीं। अब नॉमिनेट कर दो, कर देते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्नर पे प्लस क्यू क्यू आवेश रखा हुआ है, समझ पा रहे हो। अब हम कह दें कि 6 पर, 6 कार्नर पर रखे आवेश पर नेट बल कितना होगा, तो बताओ एक आवेश पर कितने बल लगेंगे, 7, क्योंकि इसके वजह से भी लगेगा, इसके वजह से भी लगेगा, सबके वजह से लगेगा। तो हमको इस पे निकालने के लिए कौन सा कंडीशन हो गया, 3D हो गया, क्या है 3D हो गया, और एक साइड की वैल्यू दिया है। अगर हम इन सबका कोऑर्डिनेट अगर निकाल लें तो एक्स वाई जे यानी आई जे के रूप में वेक्टर निकाल लोगे कि नहीं, तो इन सबका हमको क्या निकालना होगा, कोऑर्डिनेट, निर्देशांक, क्या निकालना होगा, कोऑर्डिनेट। क्योंकि अगर मान लो इसको ये क्या है y, ये क्या है x, ये क्या हो गया z, तो हमें लगता है कि इसको मूल बिंदु मान लो 0 0 0, तो आप सबका कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे, निकाल के लेके आओगे, ये वर्क रहेगा। HW कल इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और मजा आएगा, वेक्टर का भरपूर इसमें एप्लीकेशन होगा, प्रैक्टिस होगा, ठीक है।